उन्होंने बारंबार उन्हीं बातों को रिपीट किया है। मैं कह सकता हूं कि जब आज इस विषय पे बात आई कि संसद में विषय तथ्यात्मक आधार पे होना चाहिए, विषय संगत होना चाहिए, तो उसमें आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, स्पिट एंड रन, शूट एंड स्कूट, कुछ झूठ बोलो और भाग जाओ, मगर जहर बुझा झूठ बोलो, स्पिट अ वेनेमनस लाई, देन अब्रॉड फ्लाई। यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो, और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। एक बात बहुत भली बात इससे समझनी चाहिए, आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोएबल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप यह समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हां, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक, मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। जो कल भी पार्टी ने यह विषय कहा था कि जिस ढंग का आचरण पिछले दिनों में देखने को आया कि महिलाओं की शील्ड बनाकर आगे जाना, बैनर लगाते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है। यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा, राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा, और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना, यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो चुकी है और राहुल गांधी खप्तुल हवास हो चुके हैं। उन्हें इस विषय का पता ही नहीं रहता है कि वो क्या है। हां, यद्यपि वो अपने जो उनके समर्थक वर्ग हैं उनकी दृष्टि में वो बहुत बुद्धिमान है। तो मुझे उनके लिए ध्यान आता है कि जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो एक किंग जेम्स था, किंग जेम्स द फर्स्ट, और उसके बारे में कहा जाता है किंग जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम। यानी दुनिया भर उसको फूल मानती थी, बट उसके दरबारी उसको बहुत वाइज मानते थे। तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में मतलब महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लोकमान्य तिलक वाली पार्टी थी, आज अगर किंग जेम्स द फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिश्चियनडम, सो वी कैन से दैट राहुल गांधी इज द वाइजेस्ट फूल इन कांग्रेसडम। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि देश को बेच दिया गया है। मुझे लगता है सामान्य कूटनीति, सामान्य अर्थनीति और थोड़ी भी जानकारी यदि होती तो मुझे लगता है इस प्रकार की निराधार अपशब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब बेचता कौन है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, वोल्कर रिपोर्ट, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को मिले सद्दाम हुसैन के द्वारा, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। किसको बेच रहे थे? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, उस समय के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बाकायदा न्यूज आई कि कांग्रेस का एक नेता पहुंच के कहता कि हमने सारे पैसे का अरेंजमेंट कर लिया है। और एकमात्र मौका जब सदन के पटल के ऊपर सांसदों ने पैसा रख के कहा कि हमें यह पैसा दिया गया था ताकि उस डील को पास कराया जा सके। कौन देश को बेच रहा था? और कौन देश के आगे झुकता था? पुनः मैं कोट करना चाहता हूं कांग्रेस के ही विदेश मंत्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, जिसमें वो सोनिया गांधी जी को कोट करते हुए कहते हैं कि एक पार्टी में सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया और कहा
कि हम आपको विदेश मंत्री नहीं रख सकते, हमारे ऊपर बहुत दबाव है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। यह मैंने आपके विदेश मंत्री को कोट किया है, जो आपके परिवार के सबसे खास रहे हैं। और सबको पता है कि 1995 में परमाणु विस्फोट होने वाला था, तो किसके दबाव में पीछे हट गया? आप ही की सरकार का कोट करता हूं। जब दौलत बेग ओल्डी की घटना हुई तो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री के रूप में क्या बोलते हैं? दिस इज एन स्मॉल एक्ने ऑन द ब्यूटीफुल फेस ऑफ फ्रेंडशिप। यानी जब चीन हमारी सीमा में घुस आया तो कहते हैं ये तो हमारे मित्रता के एक सुंदर चेहरे के ऊपर एक छोटे से पिंपल की तरह है, दाने की तरह। वाह! आपके रक्षा मंत्री सदन के पटल पे कहते थे कि हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं, और देखो आंखें खोल के भाई कि मोदी जी की सरकार में सीमा पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और उसके बाद तय करो कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और रक्षा मंत्री ने ए के एंटोनी जी ने कहा था यह हमारी लंबे समय से निर्धारित नीति थी, यानी कोई बाध्यता थी, परिस्थितियां थी, नहीं बन पा रहे थे, ऐसा नहीं। दिस वॉज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हमें नहीं बनाना है। और हम फिर भी यह कहना चाहते हैं कि शायद राहुल गांधी जी को बहुत ज्यादा आज भी देश को समझ में आता है कि विदेशी चीजों के प्रति कांग्रेस पार्टी को बहुत लगाव है, और हर विदेशी कंपनी के पक्ष लेना और भारत में भ्रम फैलाना। मैं सब प्रमाण बोलना चाहता हूं। इन लोगों ने पहले क्या कहा था कि एलआईसी बर्बाद हो गई, 4 साल पहले, याद करिए। एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है। इन्होंने कहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले समय का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर का ऑल टाइम हाई है, और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर सबसे हाई है। इन्होंने कहा था एचएएल बर्बाद हो गया है। एचएएल के पास 80,000 करोड़ रुपए के पाइपलाइन में हैं ऑर्डर्स, जो ऑल टाइम हाई है। अर्थात ये जो झूठ का कारोबार फैलाते हैं, तो मैं इनके लिए पूछना चाहता हूं, ये बताइए, डरना आज कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है कि राहुल गांधी जी के चरण जहां पड़ते हैं वो चीज ही ध्वस्त हो जाती है। राहुल गांधी जी ने एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, मॉनिटर में, इंग्लैंड के, बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, विदेशी कंपनी, ध्यान रखे, ब्रिटिश कंपनी, बैकऑप्स, 2009 में बंद हो गई। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई, 140 साल के इतिहास के सबसे निचले बिंदु पे आ गई। वो नेता प्रतिपक्ष बने और संसद की मर्यादा अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमेशा आप विदेशी कंपनियों के साथ ही खड़े होकर भारत के विरुद्ध क्यों रहते हैं? एंडरसन को भगाते समय आप यूनियन कार्बाइड के हाथों बिके थे कि नहीं? हॉविट्जर के पक्ष में आप खड़े, बोफोर्स के पक्ष में आप खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, बीबीसी के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, और हिंडनबर्ग के पक्ष में आप खड़े रहते हैं। आज तक किसी एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई विषय कभी कांग्रेस ने उठाया हो तो बताइए। सारा आक्रमण भारत की व्यवस्था और भारत के अर्थतंत्र, भारत का सैन्य तंत्र, भारत के संवैधानिक तंत्र पर। इसलिए आज देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। अभी आपने देखा जनरल नरवणे की जिस पुस्तक को लेकर वो ये कह रहे थे कि कौन झूठ बोल रहा है, तो पहले उसके प्रकाशक के द्वारा स्पष्टीकरण आना और उसके बाद लेखक के द्वारा स्पष्टीकरण आना। अब बिल्कुल साफ है, प्रकाशक और लेखक दोनों ने स्थिति साफ कर दी है, तो अब झूठ एक ही व्यक्ति बोल रहे हैं और वो है राहुल गांधी जी। और मुझे लगता है इसके बाद भी, यह बात साबित होने के बाद भी, किस निर्लज्जता के साथ सदन के पटल के ऊपर बोला जा सकता है, वो हां अगर सीखना हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि सेना से जुड़े हुए संवेदनशील मामलों के ऊपर इनका चेहरा सारे देश को पता है, बाकी सारी बातें अलग।
ये सर्जिकल स्ट्राइक पे डीजीएमओ का एक्सप्लेनेशन नहीं मानते थे, बालाकोट में एयरफोर्स का के बयान को नहीं मानते थे, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस के बयान को नहीं मानते थे, भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते थे और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष कमर बाजवा की कमर में हाथ डालकर झप्पी करते थे। और जनरल नरवणे के जनरल रहते हुए बयान के बारे में नहीं बोलते। और आपको याद हो राहुल गांधी जी डोकलाम बोले थे और उन्होंने कहा था रिज के ऊपर टैंक आते दिख रहे थे। डोकलाम के समय जनरल नरवणे सेना अध्यक्ष नहीं थे, यानी वो बोलना चाह रहे थे गलवान और डोकलाम पे बोले जा रहे थे। यही होता है कि जो रिटर्न दे दिया जाता है उसमें बैठ के पढ़ने में यही समस्या होती है। जिस समय डोकलाम हुआ 2018 में, ना जनरल नरवणे सेना अध्यक्ष थे, ना राजनाथ जी रक्षा मंत्री थे, और सबका भाषण बोले जा रहे हैं वो। और पुनः मैं देश से यह भी कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से देश एक गंभीर चुनौती में है कि जो बाहरी शक्तियां देश को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं, उनको देश के अंदर से समर्थन मिलने की बातें तो आती थी, पर उनके सुर में सुर मिलाना संसद के पटल के ऊपर, मुझे लगता है ये भारत के संसदीय इतिहास में शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा। जिस प्रकार की निकृष्टता और निर्लज्जता कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा दिखाई पड़ रही है, मैं साफ साफ कह सकता हूं कि उनके समय में संविधान खतरे में है। संविधान का सर्वोच्च स्थान लोकसभा की मर्यादा खतरे में है। भाषा आचरण और उसकी मर्यादा ध्वस्त हो रही है और हर वो बात बोली जा रही है जो नियमानुसार भी गलत है, संवैधानिक दृष्टि से भी गलत है। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह बताइए, सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का कोई भी कम्युनिकेशन एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है कि नहीं? 1954 के आर्मीज एक्ट में आता है कि नहीं? फिर आप उस विषय को सदन के पटल पर सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि आपको पता बाहर बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी और सदन के पटल की इम्यूनिटी का प्रयोग करना है। इसका मतलब यह बहुत साफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सन 71 की लड़ाई का इंदिरा जी और सैम मानेकशॉ का कितना डिटेल है